हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का जो हेडिंग है उससे पता चल रहा है कि इस अध्याय को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग सममित संख्या और दूसरा द्विघातीय समीकरण। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि जो पहला भाग है सममित संख्या का, उसे हमने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ के इसे कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग ये सममित संख्या का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो सममित संख्या का वीडियो देखें, ताकि आप सभी को इस चैप्टर का पहला भाग जो कि सममित संख्या है वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। दूसरा भाग जो है वो अभी हम लोग का चल रहा है, जिसका आज 18वां वीडियो है, यानी इस पूरे अध्याय का आज 18वां वीडियो है, यानी कि भाग 18 है, जहां हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण के बारे में। और द्विघातीय समीकरण में भी क्या पढ़ेंगे, तो द्विघातीय समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने द्विघातीय समीकरण का मूल निकालना सीखा था, यानी और यदि बताया जाए तो अभी से 2-3 वीडियो पीछे यदि आप जाओगे तो 2-3 वीडियो पीछे से ही हम लोग द्विघातीय समीकरण का मूल निकालना सीख रहे हैं, यानी कि उसको अच्छी तरह सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने द्विघातीय समीकरण का मूल निकालना एक पहला मेथड से, पहला एक विधि से सीखा था, जिसका नाम था क्या, फैक्टर मेथड। हालांकि इस फैक्टर मेथड को हम लोग कक्षा 10वीं तक भी यूज करते आए हैं। इसी को हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो तक पढ़ा था, और इसके पिछले वाले वीडियो को ये ख़त्म करते करते हमने ये जो दूसरा मेथड है, यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा मेथड है, दूसरा विधि है द्विघातीय समीकरण का मूल निकालने का, उसे हम लोग एक स्टार्ट कर दिए थे, यानी एक इंट्रोडक्शन हमने इसके पिछले वाले ये वीडियो में ही कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विवेचक विधि को और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय को देर किए हुए आज की इस कक्षा को, आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विवेचक विधि के जरिए हम कैसे किसी द्विघातीय समीकरण का मूल, यानी कि किसी भी द्विघातीय समीकरण का चर का मान निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में ये विवेचक विधि को ही विवेचक विधि को ही अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट मेथड के नाम से जाना जाता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए विवेचक विधि के बारे में जानते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एक उदाहरण लिया था। क्या लिया था? उदाहरण। वह उदाहरण हमने क्या लिया था? ये वाला लिया था। यहाँ पर देखिए कि x² + x + 1 = 0, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमने पिछले वाले वीडियो में भी एक उदाहरण के रूप में लिया था। और इसमें क्या देखा था कि यदि हम इसमें विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको क्या से दर्शाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको ये सब पढ़ना है तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में देखें, उसको जहाँ मैंने डिटेल में इसको समझाया है। हालांकि यही एक इंट्रोडक्शन मैंने बस दिया था इस टॉपिक का, डिस्क्रिमिनेंट मेथड का। असल टॉपिक इसी वीडियो में स्टार्ट हो रहा है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में दे दिया है, इसलिए यदि आपको वो पढ़ना है तो आप वहाँ जाइए, वीडियो नंबर 17 में आप इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि विवेचक को हम लोग, यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर डी से रिप्रेजेंट, कैपिटल लेटर डी से दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, जहाँ पे ये होता है x² का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे यदि इस जो दिया गया हमें द्विघातीय समीकरण है, इसमें यदि हम बोले कि यहाँ पे a b c का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का क्या है, 1 है, c का क्या है, 1 है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, 1 है, c का वैल्यू 1 है। अब मान लीजिए आपको यदि कहा जाए कि इस द्विघातीय समीकरण का मूल
विवेचक विधि के अनुसार निकालना है। हालांकि कक्षा 11वीं में आपको जितना भी द्विघाती समीकरण दिया जाएगा वो सभी का मूल आपको इसी विधि से निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होगा। विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट का मान निकालना होगा कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। और इस द्विघाती समीकरण में a b c सभी का वैल्यू क्या है, सभी का मान क्या है, 1 है। तो यदि हम सभी जगह 1 1 1 पुट करते हैं तो हमें 1 माइनस 4 आएगा। क्या आएगा, 1 माइनस 4। अब यदि इसी 1 माइनस 4 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल गया, -3। अब ये कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ये बस हमारा आया कि d इक्वल टू यानी विवेचक क्या हुआ। अब जो इसका चर होता है, जो डिस्क्रिमिनांट, ये जो द्विघाती समीकरण में जो चर होता है उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी द्विघाती समीकरण का यदि हम लोग को चर का वैल्यू निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने यहाँ पे x1 हमने निकाला है इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्लस किया है। यहाँ पे असल फॉर्मूला ये होता है, यदि आप यहाँ पे ये अभी के लिए 1 को हटा दो तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस कहने का तात्पर्य है यदि आपको पहला चर का मान निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू निकालने में आपको अंडर रूट डी के साथ प्लस लगाना होगा। दूसरा मान निकालना है तो माइनस निकालना होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनांट मेथड, जो विवेचक विधि होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, तो द्विघातीय समीकरण के लिए होता है। तो यहाँ पे यदि हम x1 का यानी पहला चर का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा -1 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या हो गया, ये हमारा पहला x1 का वैल्यू हो गया, यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस 3i अंडर रूट ये डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यदि हम लोग x2 का मान निकालते हैं तो वहाँ पे यही हो जाएगा, ये -b। आप पिछले बार हम लोगों ने प्लस किया था, प्लस अंडर रूट डी किया था, इस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस अंडर रूट डी बाई 2। अब अंडर रूट -3 को हम लोगों ने समित संख्या में जाना था कि क्या लिख सकते हैं, 3i। तो यही हम लोगों ने लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, कि दूसरा मान क्या निकल गया, x2 का वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए कि मान लीजिए 4x² प्लस 4x प्लस 1, इसमें आपको बोल रहा है कि इसका चर का मान निकालिए। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले d यानी विवेचक निकालेंगे, जहाँ पे विवेचक क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 4 है, a का वैल्यू क्या है, 4 है, c का वैल्यू क्या है, 1 है। अब जब इसको हम लोग b² माइनस 4ac में पुट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, 16 माइनस 16 माइनस 16 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि विवेचक यहाँ पे क्या निकला, 0। अब हम लोग यहाँ से x1 निकालेंगे, यानी पहला चर का मान निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि -4 प्लस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, और कुल मिला के पहला जो x1 आया, पहला चर का वैल्यू क्या आया, -2। इसी तरह हम लोग दूसरा चर का वैल्यू निकाल लेंगे, चूँकि होता है x2 इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे यदि हम लोग ये b a d का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या था, -4, d का वैल्यू क्या आया, यानी विवेचक का मान अभी ये भी हम लोगों ने निकाला, क्या आया था, 0। तो और पूरा को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, इनटू किससे, a से, a का मान क्या है, 1, यानी कुल मिला के हमारे पास आएगा -4 माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा -2। अब इससे हम लोगों ने इस प्रश्न से हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी द्विघाती समीकरण का यदि दो चर का मान निकलेगा तो वो दोनों चर अलग अलग भी वो दोनों चर का मान अलग अलग भी हो सकता है, दोनों एक भी हो सकता है, या फिर दोनों ये वास्तविक संख्या भी हो सकती है और काल्पनिक संख्या भी हो सकते हैं। इसी तरह चलिए एक और उदाहरण देखिए, x² - 4 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 0 है और c का वैल्यू क्या है -4 है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसको विवेचक विधि से इसका मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? तो चर का मान निकालते हैं। तो विवेचक विधि ये लगाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले विवेचक का मान निकालना होगा। क्या होता है? तो सबसे पहले d का वैल्यू निकालना होगा। d का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है और ये ac का वैल्यू क्या है 1 और 4 है। तो यदि हम लोग इसको ये b² - 4ac पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा 0 - इंटू -16। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने का जरूरत होता नहीं है। तो यानी कुल मिला के विवेचक का जो मान आया वो क्या आ गया 16 आ गया। अब विवेचक का मान हमारे पास आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए? तो सर चर का मान चाहिए। तो चर के लिए भी एक अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसे दो उदाहरण में हमने लगा के भी देखा। तो चलिए इसमें भी लगाते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग x1 लगाते हैं, x1 = -b + √d / 2a। यदि हम सभी का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा -0 + √16 / 2 इंटू 1, जहाँ पे a का वैल्यू क्या था 1, यानी कि 2 / 2 हो जाएगा। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो √16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। 4 / 2 क्या होगा 2, यानी कि जो 2 आया वो क्या आया पहला चर का वैल्यू आया, यानी x1 = हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह हम लोग x2 भी निकालेंगे, -b - √d / 2a। फिर से वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसमें भी वही आंसर आएगा -4 √2 / -2। यानी कि इस ये उदाहरण जो आपको यहाँ पे अभी हमने दिखाया, ये वाला ये जो उदाहरण आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे और इसके पिछले वाले उदाहरण से हमने क्या सीखा कि यदि कोई भी द्विघातीय समीकरण है तो यह जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि यह जरूरी नहीं है कि दोनों इसका जितना भी मान हो, चर का जितना भी मान हो वो सारा अलग ही हो, सारा एक दूसरे से अलग ही हो। वो सारा एक सेम भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी हो सकती है, या कहिए कि समृद्ध संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि हम लोगों ने समृद्ध संख्या पढ़ लिया है तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जितना भी द्विघातीय समीकरण है या जितना भी समीकरण गणित में एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू ये समृद्ध संख्या भी हो सकता है और वास्तविक संख्या भी हो सकता है। तो हमने आज के वीडियो में ये जाना कि किसी भी द्विघातीय समीकरण में यदि हम लोगों को इसका चर का मान निकालना है तो एक और मेथड, एक और विधि होता है जिसको क्या कहते हैं विवेचक विधि। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ इसके और इसके ये जो विवेचक विधि है इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ये हमने बताया, ये विवेचक विधि हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जहाँ पे हमने पढ़ा कि x = ये यदि किसी भी चर का मान क्या होता है -b ± एक बार यदि पहला मूल आपको निकालना है तो प्लस लगाइए, दूसरा मूल निकालना है तो माइनस लगा के -√d / 2a। यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको दिए गए द्विघातीय समीकरण का चर का मान पता चल जाएगा। अब इसके ये इस विवेचक का 3 प्रॉपर्टी होता है। क्या है कि यदि आपका d का वैल्यू जो विवेचक का जो मान है वो 0 से ज़्यादा आया, 0 से ज़्यादा यानी 1 2 3 इन्फिनाइट कुछ भी आए, बस 0 से ज़्यादा आना चाहिए। तो उस केस में जब का चर का जो मान होगा वो क्या होगा 2 वास्तविक मूल होगा। कितना 2 वास्तविक मूल होगा। इसी तरह जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1 वास्तविक मूल मिलेगा। और यदि
डी का वैल्यू 0 से कम हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3, -5, -8, कुछ भी 0 से यदि कम रहा तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो दो रूट्स, जो दो चर का वैल्यू आपके पास आएगा वो दोनों काल्पनिक ही आ जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में जाने, यदि विवेचक का वैल्यू डी से 0 से ज़्यादा तो दोनों रूट यानी दोनों चर का मान वास्तविक संख्या मिलेगा। यदि d = 0 आ गया तो एक ही वास्तविक संख्या मिलेगा, और यदि d का मान ये 0 से छोटा आ गया तो जो दोनों चर का मान आएगा वो क्या आएगा, दोनों के दोनों काल्पनिक संख्या ही आएगा। तो आज इसी के साथ यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हालांकि ये मैं कल देख रहा था कि और कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, तो अभी तो मैंने देखा कि एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि सममित संख्या का ही है, वो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है शायद बचा हुआ, उसको हम लोग एक और वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए और अपने रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।